किसी प्रॉब्लम के नतीजे में रिसर्च की जाती है, यानी बिजनेस रिसर्च के अंदर जो हम रिसर्च करते हैं वो किसी ना किसी प्रॉब्लम के नतीजे में की जाती है। वो प्रॉब्लम जो ड्यूरिंग दी प्रोसेसेस या ड्यूरिंग दी अक्रंस जो है वो कोई मैनेजर या कोई जिम्मेदार ऑब्जर्व करता है। दोबारा से बता दूं, ये हमारा जो चैप्टर है वो रिसर्च प्रोसेस का है और इसमें हम स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 पढ़ेंगे। और स्टेप 1, स्टेप 2 ये आपको नजर आ रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। इसके अलावा हमारे टोटल 11 स्टेप्स हैं जो हमारे इस कोर्स का पार्ट हैं। आज से इस चैप्टर से हम बाकायदा तौर पर अपने इन स्टेप्स का आगाज कर रहे हैं। जो पहला स्टेप है वो ये है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है वो वाली ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको चैप्टर 1 या 2 में कहीं जिक्र किया करता था कि सपोज एक मैनेजर ऑब्जर्व करता है कि मेरे अचानक सेल्स गिरना शुरू हो गए हैं, या कोई मैनेजर ऑब्जर्व करता है कि मेरे एम्प्लॉयज की कमिटमेंट लो हो गई है, या कोई मैनेजर ऑब्जर्व करता है कि मेरे जो स्टोर्स हैं उनकी सेल्स कम हो गई हैं, या मेरे एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा एब्सेंट होना शुरू हो गए, या इस तरह का कोई और भी बिजनेस नेचर का प्रॉब्लम वो ऑब्जर्व करता है। तो ये पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन का है। दूसरा स्टेप इज बेसिकली प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग। प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग इज कि आप क्या करते हैं, आपका जो प्रॉब्लम अकर हुआ होता है, आप उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट, आप अपने प्रॉब्लम से रेलिवेंट डेटा इकट्ठा करते हैं। और ये डेटा इनिशियल लेवल का डेटा होता है। इनिशियल लेवल के डेटा से मुराद है आप वैसे ही इंटरव्यूज करते हैं अपने एम्प्लॉय से, या उनसे जानने की कोशिश करते हैं, या आप लिटरेचर पढ़ते हैं, या आप जो पहले साबका आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड स्टडीज हो चुकी होती हैं आप उनको पढ़ते हैं, ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ सके कि आपका जो प्रॉब्लम अकर हुआ है उससे उसकी तरह का पहले को प्रॉब्लम हुआ है। या दूसरे नंबर पे आप एम्प्लॉयज वगैरह से इंटरव्यू करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आपका जो असल प्रॉब्लम है क्या। तो इसलिए हम इसका नाम रखते हैं प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी ये डेटा गैदरिंग जो है ये प्रीलिमिनरी है। ये डेटा की असल को सिर्फ जानने के लिए है। ये डेटा जो हमारा प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, यहां पर जो डेटा इकट्ठा करेंगे वो उसकी असल को जानने के लिए है। तीसरे नंबर पे हम करते हैं जब हमने ऑब्जर्व कर लिया कोई प्रॉब्लम और हमने उसके अगेंस्ट एम्प्लॉय से या लिटरेचर सर्वे से डेटा भी इकट्ठा कर लिया, अब हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। इसको कहते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन। टू डिफाइन अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डेफिनेशन। ठीक है, ये तीसरा स्टेप है। तो 1, 2, 3 आज हमारे इस चैप्टर में जेरे बहस रहेंगे। इसके बाद हल्का सा मैं बाकियों के बारे में भी बता दूं कि जब हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मैंने बताया था ये होता है कि हम ये प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग, अपनी ऑब्जर्वेशन और प्रॉब्लम डेफिनेशन के दौरान हमें लगता है कि जो वेरिएबल्स या जो ऐसे वेरिएबल्स जो हमारी स्टडी के अंदर शामिल हैं, या जो रीजंस हमारी स्टडी के अंदर शामिल हैं, या जो फैक्टर्स हमारी स्टडी के अंदर शामिल हैं, हम उनके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। उस रिलेशनशिप को इसी तरह का, ये जो आपको एक फिगर नजर आ रही है इसी तरह का टाइप का मैंने आपको दिखाया था कि हम एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और इस रिलेशनशिप को कहते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए अपने हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। हाइपोथेसिस मफरूजे होते हैं, ये हमारी फर्ज की भी चीजें होती हैं, लेकिन ये किस पे बेस कर रही होती हैं, हमारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, हमारे प्रॉब्लम डेफिनेशन, हमारे डेटा गैदरिंग और हमारे ऑब्जर्वेशन पर। जब हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं तो फिर हम डेटा कलेक्शन करते हैं, रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। रिसर्च डिजाइन से मुराद ये है कि व्हाट आर द प्रोसेसेस, व्हाट आर द वेज थ्रू व्हिच वी आर गोइंग टू कंडक्ट द रिसर्च, मींस व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च, वी अडॉप्ट दीस प्रॉब्लम वो दीस ऑप्शंस, उनको हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन के बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद उस पर एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, एंड फाइनली इंटरप्रिटेशन के बाद हम इस पोजीशन में होते हैं कि ये वाले जो हमने हाइपोथेसिस जनरेट किए थे, हम चेक करते हैं एनालिसिस में कि हमारे हाइपोथेसिस ठीक थे या गलत थे। बेसिकली हमारे डेटा एनालिसिस का मकसद यही होता है कि जो हमने हाइपोथेसिस जनरेट किए थे स्टेप नंबर 5 पे, उनको हम वेरीफाई करते हैं कि कितने हमारे हाइपोथेसिस ठीक हुए और कितने हमारे हाइपोथेसिस गलत हुए। जब हम अपनी
हाइपोथेसिस जनरेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर लेते हैं तो हमारी गलत सही हमारे सामने आ जाता है, और उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, और फाइनली उसके अकॉर्डिंगली फिर जो डिसीजन लेना हो मैनेजर डिसीजन लेता है। एक रफली मेरा ख्याल है कि आपको मैंने एक बिल्कुल बिल्कुल लेमैन वाली, एक आम आदमी वाली क्लियरेंस दे दी है। तो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हम आगे इसको समझते जाएंगे। लेकिन ये वाला जो रिसर्च प्रोसेस है, मैं फिर आपको बता दूं कि ये रिसर्च प्रोसेस हम तकरीबन अपने हर चैप्टर में, अब जब चैप्टर शुरू करेंगे तो हम इसको देखा करेंगे, इस तस्वीर को, इस फिगर को, और ताकि हमें पता लग सके कि हम कितने स्टेप्स पढ़ चुके हैं और कौन सा स्टेप हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम आगाज कर रहे हैं अपने पहले, दूसरे और तीसरे स्टेप से। तो पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, टू डिफाइन ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। देखिए लफ्ज है ब्रॉड, ब्रॉड लफ्ज से ही पता लग रहा है कि हम अपनी प्रॉब्लम को ब्रॉडली बयान करेंगे। ब्रॉडली का मतलब, जैसे आपके पास एक फनल होती है ना, फनल जिसको हम कीफ कहते हैं, जिसमें मोटरसाइकिल की टैंकी के अंदर पेट्रोल डालते हैं ना, जैसे फनल होती है, उस फनल को अगर आप देखें तो उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, अपर पोर्शन जो होता है, वो थोड़ा चौड़ा होता है। जूं जूं आप फनल के साथ साथ सफर करते हैं तो वो फनल बिल्कुल एंड से जाकर बारीक और तंग हो जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह हम अपना जो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया होता है, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया ऐसे ही है कि हमारी जो प्रॉब्लम कीफ के ऊपर वाले हिस्से में एग्जिस्ट कर रही होती है, जो हमें नजर आ रही होती है, हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे सेल्स के अंदर सपोज प्रॉब्लम आया, मुझे पता लगा कि सेल्स के अंदर कमी आ रही है, तो मैं ब्रॉडली, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है बेसिकली। ब्रॉड प्रॉब्लम क्या होता है? ब्रॉड प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन डिफाइन करते हैं। तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन कैसे डिफाइन करूंगा? जैसे देखें जरा, ये 2 नंबर एग्जांपल, द सेल्स वॉल्यूम ऑफ अ प्रोडक्ट इज नॉट पिकिंग अप। सिर्फ ये, मैंने सिर्फ इतनी बात की, अपनी ऑब्जर्वेशन डिफाइन की, मैंने अपनी प्रॉब्लम नहीं डिफाइन करी। कीप इन माइंड, मैंने अपनी प्रॉब्लम डिफाइन नहीं की, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन डिफाइन की कि व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशंस। तो मैंने वो अपनी ऑब्जर्वेशन डिफाइन की। इस ऑब्जर्वेशन डिफाइनिंग को कहते हैं ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, या डिफाइनिंग ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, या अपनी जो आपकी जो प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, जो ऑब्जर्वेशन आपने की है, उसको जरा मोटे मोटे तरीके से आप डिफाइन करते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। ठीक हो गया? तो जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर परहैप्स नॉट अफेक्टेड एज एंटिसिपेटेड। मैंने किसी काम के लिए, सपोज प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, या सपोज एम्प्लॉय लॉयल्टी बढ़ाने के लिए मैंने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाया, और फिर मुझे जाकर पता लगा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो उस तरह से पे बैक नहीं कर रहा, यानी उसके रिजल्ट जो मुझे रिक्वायर्ड थे ड्यूरिंग जॉब, वो मुझे मेरे एम्प्लॉय उस तरह से रिजल्ट नहीं दे रहे, तो फिर मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि शायद मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम सही तरह से कंडक्ट नहीं हुआ। तो मैं अपनी इस ऑब्जर्वेशन को अगर ब्रॉडली डिफाइन करूंगा, तो ब्रॉडली कैसे डिफाइन करूंगा? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर परहैप्स नॉट एज इफेक्टिव एज एंटिसिपेटेड। ठीक हो गया जी? अब थोड़ी सी इसकी डिटेल पे चलते हैं। ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया रेफर्स टू द entire situation where one sees और where one observes। मैं एज ए मैनेजर या कोई भी जिम्मेदार पर्सन, कोई और दूसरा मैनेजर या कोई सीईओ या कोई एग्जीक्यूटिव, कोई सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, सी करता है और समझता है कि नीड फॉर रिसर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए। इसको हम कहते हैं ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। आई होप कि ये क्लियर है आपको। द स्पेसिफिक इश्यूज दैट नीड टू बी रिसर्च विद इन दिस सिचुएशन मे नॉट बी आइडेंटिफाइड एट दिस स्टेज। अच्छा देखिए, वो कहता है कि ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, जैसे आप अपने, वो मैंने एग्जांपल दी है फनल की, फनल को जहन में रखें, तो फनल का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है। तो हो सकता है इस स्टेज पर हमें ज्यादा नैरो होने की जरूरत नहीं होती, हम प्रॉब्लम को जरा मोटा मोटा ही बयान करते हैं, हम प्रॉब्लम को जरा ब्रॉडली ही बयान करते हैं।
problems currently existing in an organization setting that need to be solved, areas that a manager believes to be improved, यानी कुछ भी ओपनली। ये अगर आप एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि व्हाट आई मीन टू से। लाइक कोई और एग्जांपल पढ़ते हैं। सपोज आपने नया MIS सिस्टम इंस्टॉल किया, और लेकिन जो MIS सिस्टम इंस्टॉल करने पर आप उससे जो आउटपुट चाह रहे थे, जो आप समझ रहे थे कि इससे हमें आउटपुट मिलेगी, वो नहीं मिल रही। तो फिर आप एक ब्रॉडली एक डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को, दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ एन MIS keeps getting installed means it does not mean that you are supposed to write in these words like आप इसी तरह के वर्ड्स लिखेंगे, नहीं, आप इससे मिलते जुलते अपनी जुबान में आप कैसे भी लफ्ज लिख सकते हैं। मीन्स यू आर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम ब्रॉडली। दिस इज कॉल्ड ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। और ये पहला स्टेप होता है हमारा, जिसमें कोई मैनेजर या कोई रिसर्चर या कोई जिम्मेदार कोई चीज ऑब्जर्व करता है, कोई प्रॉब्लम ऑब्जर्व करता है, और वो समझता है कि दिस प्रॉब्लम शुड बी एड्रेस्ड, दिस प्रॉब्लम शुड बी एड्रेस्ड थ्रू मीन्स ऑफ रिसर्च। तो वो जो प्रॉब्लम है, वो जो ऑब्जर्व है, वो ऑब्जर्वेशन जो है, उस ऑब्जर्वेशन को जब वो ब्रॉडली डिफाइन करता है, तो दिस इज द स्टेप नंबर 1 ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन, एंड वी मे कॉल इट ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। जी, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। ओके जी, क्लियर है ये? अच्छा, अब ये तो हमारा हो गया ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। अब हमारा दूसरा स्टेप है, दैट इज प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग। प्रीलिमिनरी नाम से ही पता लग रहा है कि अभी हमने बाकायदा तौर पर अपनी जो रिसर्च है, उस रिसर्च से रेलिवेंट जो डेटा रिक्वायर्ड है, यानी हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारी रिसर्च के जो मोहरे हैं, हमारी रिसर्च के अंदर जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं, जो लोग, जो पॉपुलेशन है हमारी रिसर्च की, यानी जिसके ऊपर हम, जिन लोगों के ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं, वो हमारी पॉपुलेशन होती है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है, अभी हम उस पॉपुलेशन तक नहीं पहुंचे, वो हम डेटा कलेक्शन के पोर्शन में पहुंचते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? डेटा गैदरिंग कर रहे हैं। ये डेटा कलेक्शन है, दोनों में फर्क है। अगर कहीं डेटा गैदरिंग आता है और प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग आता है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम को समझने के लिए यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन डिफाइन की है, उस ऑब्जर्वेशन को मजीद निखार पैदा करने के लिए, यानी फनल के नजदीक और ज्यादा दरमियानी हिस्से में आने के लिए। ठीक है, यानी ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया में हम फनल के सबसे अपर पोर्शन में थे। अब प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग जब हम कर लेंगे, और इसमें हम 2 स्टेप करेंगे, हम इंटरव्यू करेंगे और लिटरेचर सर्वे करेंगे। जब हम ये वाला स्टेप परफॉर्म कर लेंगे, तो हम फनल के अगले पोर्शन यानी तकरीबन मिड में आ जाएंगे। फिर इसी तरह जब हम तीसरे स्टेप में जाएंगे, तो हम फनल के थर्ड पोर्शन यानी और नैरोअर पार्ट में चले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने अपनी ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल जो है वो डिफाइन करना है एक नैरो वे के अंदर। तो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया हमने पढ़ लिया। अब ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया के बाद हम चल रहे हैं प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग। ये स्टेप नंबर 2 है रिसर्च प्रोसेस का, और इसके अंदर हम अमूमी तौर पे 2 काम करते हैं। एक तो हम इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू किससे करते हैं? अपने एम्प्लॉय से, या जो हमारे रिसर्च के रेलेवेंट लोग होते हैं, और दूसरा हम लिटरेचर सर्वे करते हैं। तो ये 2 जो चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं। जी देखिए, प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन या प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग, याद रखिए ये डेटा कलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डेटा कलेक्शन हमने स्टेप नंबर 7 पे भी करनी है, लेकिन ये वाली डेटा कलेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट स्टेप नंबर 7 डेटा कलेक्शन। जी, अब हम इसमें कलेक्ट करेंगे क्या? नेचर ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड, इसके अंदर हम कौन सा और किस किस्म का डेटा कलेक्ट करते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, लाइब्रेरी रिसर्च। अब मैं आपको पहले बता दूं कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है। हम इस पे बात कर चुके हैं अपने HR के सब्जेक्ट के अंदर, कि 2 तरह के इंटरव्यूज होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जिसके अंदर आप इंटरव्यू करने से पहले अपने जो
क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर किया होता है एंड यू आर वेल अवेयर कि व्हाट आर द क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम द इंटरव्यूई। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज ये होते हैं जो तकरीबन ओपन एंडेड काइंड ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यूज होते हैं जिसमें एक बात से अगली बात और अगली बात से अगली बात आगे चलती है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं। खैर, इस मेथड के अंदर, इस प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन मेथड के अंदर हम दोनों तरह के इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। हमें अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज भी कंडक्ट करना पड़ते हैं और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज भी। इसके बाद हम करते हैं लाइब्रेरी रिसर्च। लाइब्रेरी रिसर्च क्या होती है? लाइब्रेरी रिसर्च ये होती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन की लाइब्रेरी में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पीरियोडिकल्स और ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रीवियस रिपोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स और ऑर्गेनाइजेशन का जो मौजूदा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट स्टडीज, ये सारा कुछ हम लाइब्रेरी में जाके करते हैं। होप कि आपको क्लियर हो रही है। ये जो हमने कलेक्ट क्या करना है, हम एम्प्लॉइज या रेलिवेंट लोगों से अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और लाइब्रेरी रिसर्च करेंगे। लाइब्रेरी रिसर्च के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के जो पीरियोडिकल्स या रिपोर्ट्स या रेलिवेंट चीजें होंगी वो पढ़ेंगे, उनको कलेक्ट करेंगे। और या हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर इस तरह के जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं उनका भी डेटा हम इकट्ठा करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, the nature of information needed by the researcher for the purpose could be broadly classified under 3 headings। और हम ये जो डेटा कलेक्ट करेंगे, प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन करेंगे, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन की बैकग्राउंड, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम अकर हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, उस प्रॉब्लम की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो किरदार अदा करते रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन में तरक्की का बाइस बनते रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो डाउनफॉल का बाइस बनते रहे। इस तरह से रेलिवेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट उसकी डेवलपमेंट, उसका स्ट्रक्चर, हर चीज जो है वो हम इकट्ठी करेंगे, दैट इज बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। दूसरे नंबर पर हम ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, पॉलिसी, स्ट्रक्चर्स, डायरेक्शंस, वो सारा कुछ इकट्ठा करेंगे। तीसरे नंबर पर हम डेटा कलेक्शन में, प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन में, परसेप्शन, एटीट्यूड, बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एंड क्लाइंट सिस्टम्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन और आप जो लोग उस प्रॉब्लम से ताल्लुक रखते हैं उनके मुतालिक, उनके बिहेवियर्स, उनके एटीट्यूड्स, उनके परसेप्शन और उनके रिस्पॉन्सेज भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूं, ये 3 लफ्ज हैं, परसेप्शंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। ये 2 भी बहुत जरूरी हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये 2 भी बहुत जरूरी हैं, लेकिन इनमें से जो ज्यादा जरूरी हैं वो परसेप्शन, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स हैं। यानी आपकी रिसर्च से जिन लोगों का ताल्लुक बराह रास्त है, जो बराह रास्त आपकी रिसर्च से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों, वो लोग इस रिसर्च के बारे में क्या सोच रखते हैं, उनके क्या एटीट्यूड्स हैं, उनके क्या बिहेवियर्स हैं, आप उनसे वो डेटा इकट्ठा करते हैं। वो डेटा आप कैसे इकट्ठा करेंगे? आप वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से भी कर सकते हैं, आप वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से भी कर सकते हैं, इनफॉर्मल इंटरव्यू से भी कर सकते हैं, फॉर्मल इंटरव्यू से भी कर सकते हैं, आप गपशप करके भी इकट्ठा कर सकते हैं, आप बाकायदा क्वेश्चंस पूछ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के डेटाज आप इकट्ठा करेंगे किसके अंदर? प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन के अंदर। अच्छा जी, अब ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, अच्छा एक और बात कि ये जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे, ये प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन जो होता है, प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन में 2 तरह के डेटास पे हम काम करते हैं। प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन में हम 2 तरह के डेटास पे काम करते हैं, एक हम प्राइमरी डेटा पे काम करते हैं और एक हम सेकेंडरी डेटा पे काम करते हैं। प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग के अंदर वो जो हम इंटरव्यूज वगैरह कर रहे होते हैं, ये जो हमने यहाँ पर जिक्र किया, हम इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, या हम लोगों के परसेप्शंस, उनके बिहेवियर्स और उनके रिस्पॉन्सेज जान रहे होते हैं, ये प्राइमरी डेटा होता है। और वो डेटा जो हम कंपनी की लाइब्रेरी से उठा रहे होते हैं या किसी और लाइब्रेरी से उठा रहे होते हैं, वो सारा, या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं, वो सारा डेटा हमारा किसके अंदर आता है? सेकेंडरी रिसर्च के अंदर। तो हम इसके अंदर 2 तरह की रिसर्च, 2 तरह का डेटा इकट्ठा करते हैं, सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा।
इनकी डेफिनेशंस कुछ इस तरह से होती हैं, वो डेटा जो रॉ फॉर्म में हो, पहली बार कलेक्ट किया जाए और पहली बार ही आप उसको इस्तेमाल करें, वो प्राइमरी डेटा होता है। और वो डेटा जो पहले कलेक्ट किया गया लेकिन आप उसको अब इस्तेमाल कर रहे हैं या आज इस्तेमाल कर रहे हैं या सेकंड टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है। अच्छा जी, तो प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग में हम दोनों तरह के डेटा पे काम करेंगे, सेकेंडरी भी और प्राइमरी भी। सबसे पहले हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में हम कंपनी का ओरिजिन, हिस्ट्री, उसका साइज, उसकी लोकेशन, रिसोर्सेज, उसके रिलेशनशिप्स विद इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल पोजीशंस, इस तरह का डेटा इकट्ठा करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो कि मुझे समझाने की जरूरत है। यानी ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंट जो डेटा है, ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंट, वो हम इसमें डेटा इकट्ठा करते हैं। ये डेटा हमें अमूमन ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं या एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं या परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होती हैं, ये डेटा हमें अमूमन वहां से भी मिल जाता है। तो ये हम कोई भी उनकी बुक्स पकड़ते हैं, पुरानी जो उनकी पब्लिश बुक्स होती हैं, वहां से हमें ये सारा डेटा मिल जाता है। दूसरे नंबर पर इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स एंड मेजरमेंट फिलॉसफी। दूसरे नंबर पे हम डेटा इकट्ठा करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी पे। कि क्या मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो है या एम्प्लॉयज जो हैं, वो इस प्रॉब्लम के मुतालिक वो क्या राय रखते हैं, कैसी फिलॉसफी है उनकी। क्वेश्चंस अबाउट मैनेजरियल एंड कंपनी फिलॉसफी ऑफर्स एन एक्सीलेंट आइडिया। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, हम ये पूछते हैं कि प्रोडक्ट क्वालिटी इज रियली डीम्ड इंपॉर्टेंट बाय द कंपनी, कि यानी जो प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के साथ हम डील कर रहे हैं या जिस प्रॉब्लम पे हम रिसर्च कर रहे हैं, क्या कंपनी के लिए वाकई वो प्रॉब्लम अहमियत रखती है, या कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए वो वाकई अहमियत रखती है, या कंपनी शॉर्ट टर्म गोल्स पे चलती है या लॉन्ग टर्म गोल्स पे चलती है। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये आप ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी एज वेल एज द एम्प्लॉय फिलॉसफी जानने की कोशिश करते हैं। देखें ना, ये बड़ा फर्क होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी कुछ और हो और एम्प्लॉय किसी और फिलॉसफी पे काम कर रहे हो, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सकते। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो उसका एक ही तरीका होता है कि एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन एक ही पेज पे काम कर रहे हो। तो एक ही पेज पर जानने के लिए कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशनल और एम्प्लॉय फिलॉसफी को जानना। तो उसके लिए हम इस पे काम करते हैं। थर्ड नंबर पे आ गया हमारे पास परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर रिस्पॉन्सेज। इसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स पे काम करते हैं कि वो किस तरह से सोचते हैं। जैसे हम उनसे उनकी नेचर ऑफ द वर्क, उनकी वर्क फ्लो क्या है, उनका को वर्कर्स कौन कौन है, उनका क्लाइंटेज सिस्टम क्या है, रिवॉर्ड्स का क्या सिस्टम है, उनके करियर एडवांसमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उनके पास, या कंपनी इन्वॉल्वमेंट किस तरह से वो रखते हैं। तो इस तरह के बिहेवियर्स हम जानने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बाज़-औक़ात ये होता है कि सपोज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स, किसी प्रोडक्ट के सेल्स गिर रहे हैं, तो उसमें बहुत दफा वजह मशीनों की निकलती है, बहुत दफा वजह एम्प्लॉय बिहेवियर्स की निकलती है, यानी एम्प्लॉय की सुस्ती निकल आती है, लेबर की सुस्ती निकल आती है, या बाजू का जेन्युइन रीजंस भी होती हैं। कोई एम्प्लॉय बीमार होता है, जैसे आजकल कोविड का सिनेरियो है, तो कोविड के सिनेरियो में जेन्युइनली तकरीबन जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी है वो कम हुई हुई है, या ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी है जो वो कम हुई हुई है। तो कुछ जेन्युइन फैक्टर्स भी होते हैं। तो रिसर्च बेसिकली उसका मकसद यही होता है कि आपको एक ट्रू पिक्चर दे सके कि वो पिक्चर है क्या जिसकी वजह से डाउनफॉल आ रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा हम बिहेवियरल फैक्टर्स पे भी काम करते हैं। बिहेवियरल फैक्टर्स का मतलब कि बिहेवियरल फैक्टर्स वो होते हैं जो विजिबल फैक्टर्स होते हैं। एटीट्यूडनल फैक्टर्स वो होते हैं जो विजिबल नहीं होते, लेकिन वो फैक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। लेकिन बिहेवियरल फैक्टर्स जो हैं वो रिएक्टिव रिएक्शन होता है एम्प्लॉयज का, हम उनको भी जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, जैसे एब्सेंटिज्म, उनकी परफॉर्मेंस और इस तरह की और चीजें। तो बेसिकली हम एम्प्लॉय का परसेप्शन जानने की कोशिश करते हैं, उसका एटीट्यूड देखते हैं और उसके बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज को जानते हैं। तो ये काम हम करते हैं किसके अंदर, प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन में, और प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन के इंटरव्यूज वाले पोर्शन में। प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन के इंटरव्यूज वाले पोर्शन में हम ये काम करते हैं। अब हम प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग के नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं, दैट इज लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू जो है सर्वेस,
थोड़ी सी याद दहानी मैं आप लोगों को फिर से करवा देता हूँ कि हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे हैं जी अपना रिसर्च प्रोसेस टू कंडक्ट अ रिसर्च इन केस ऑफ एनी ऑफ द प्रॉब्लम दैट माइट बी एग्जिस्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उस प्रॉब्लम को जो है वो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम रिसर्च प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। और रिसर्च प्रोसेस में तकरीबन 11 स्टेप्स होते हैं। किन्हीं किताबों में ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी में कम ही हो सकते हैं, बट वी आर डीलिंग विद द बुक ऑफ उम्मा सकरैन। उम्मा सकरैन की किताब में ये 11 स्टेप्स हैं, और आज इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम 3 स्टेप्स को पढ़ेंगे। और इसमें जो पहला स्टेप है वो हमारा था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये होता है कि जब आप महसूस करते हैं, जब आप फील करते हैं, या जब आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप उस प्रॉब्लम को एज इट ही डिफाइन कर देते हैं। इसको कहते हैं टू डिफाइन अ प्रॉब्लम, या डिफाइनिंग ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। ठीक है, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को मजीद आप प्यूरिफाई करते हैं थ्रू प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग। प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग में आप इंटरव्यूज करते हैं। इंटरव्यूज में आप कंपनी की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जानते हैं। आप इंटरव्यूज के अंदर कंपनी और एम्प्लॉय की जो है वो फिलॉसफी जानने की कोशिश करते हैं। आप एम्प्लॉय के परसेप्शन, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को जानने की कोशिश करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर बेसिकली हम 3 काम करते हैं। इंटरव्यू में हम अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करते हैं, और लाइब्रेरी स्टडी करते हैं। फॉर्मल या इनफॉर्मल इंटरव्यूज करते हैं, और कंपनी की रिपोर्ट्स और उसके पीरियोडिकल्स और उसके एनुअल रिपोर्ट्स वो पढ़ते हैं। इसके अंदर हम प्राइमरी डेटा भी इकट्ठा करते हैं और सेकेंडरी डेटा भी इकट्ठा करते हैं। तो ये थी अब तक की डिटेल जो हमने पढ़ा है अभी तक। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट लिटरेचर सर्वेस। इसको कुछ किताबें लिटरेचर रिव्यूज भी कहती हैं, कुछ किताबें इसको लिटरेचर सर्वे कहती हैं, तो दोनों ही वर्ड्स ठीक हैं। लिटरेचर सर्वे में हम करते क्या हैं, बेसिकली लिटरेचर सर्वे में आप अपनी प्रॉब्लम से रेलिवेंट, यानी आप जिस प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे होते हैं, जिस प्रॉब्लम को रिसर्च कर रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन पहले एग्जिस्ट कर रही होती है, आप उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। वो इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड भी हो सकती है, अनपब्लिश्ड भी हो सकती है, किसी किताबचे की शक्ल में भी हो सकती है, किसी और रिकॉर्डिंग की शक्ल में भी हो सकती है। और ये वाली जो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं लिटरेचर सर्वे के अंदर, ये सेकेंडरी सोर्स से इकट्ठी कर रहे होते हैं। याद रखिए, ये सेकेंडरी सोर्स होती है, प्राइमरी सोर्स नहीं होती। ये प्राइमरी डेटा नहीं होता, ये बेसिकली सेकेंडरी डेटा होता है। ये एग्जिस्टिंग डेटा होता है जो आप इकट्ठा करते हैं। लिटरेचर सर्वे इज द डॉक्यूमेंटेशन लिटरेचर सर्वे इज द डॉक्यूमेंटेशन of a comprehensive review of the published and unpublished work, and you collected from the secondary sources. और लाइब्रेरी जो होती है, लाइब्रेरी इज अ रिच फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डेटा स्टोरेज, जिसके अंदर पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, बुक, मैगजीन, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, डॉक्टोरल डिसर्टेशंस, मास्टर्स थीसिस, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, फाइनेंशियल मार्केटिंग, अदर रिपोर्ट्स, ये सारा कुछ लाइब्रेरीज में पड़ा होता है। मैं कतई तौर पे ये लाइब्रेरी से मुराद ये नहीं ले रहा कि आपके कंपनी के अंदर की ही लाइब्रेरी हो, नहीं, वो लाइब्रेरी बाहर की भी हो सकती है, किसी और रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट लाइब्रेरी भी हो सकती है, कोई पब्लिक लाइब्रेरी भी हो सकती है, जहां से आपको अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम से रेलिवेंट डेटा मिले, आप इकट्ठा कर लेते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल लाइब्रेरी में जो पड़ा हो वही लाइब्रेरी रिसर्च होती है, नहीं। लाइब्रेरी रिसर्च, वी कैन डू लाइब्रेरी रिसर्च ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट से भी हमें चीजें मिल सकती हैं, तो इंटरनेट से भी हमें जो सेकेंडरी डेटा मिलता है वो भी लाइब्रेरी रिसर्च का ही पार्ट होता है। तो आप ये देखिए कि लाइब्रेरी रिसर्च कितनी वसी है। बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, डॉक्टोरल डिसर्टेशंस। डॉक्टोरल डिसर्टेशंस होते हैं पीएचडी के थीसिस, मास्टर थीसिस, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, यानी जहां से आपको जो डेटा मिले वो आप इकट्ठा कर लेते हैं। रीजंस क्या हैं जी? ये जो हम लिटरेचर सर्वेस कर रहे होते हैं या लिटरेचर रिव्यूज कर रहे होते हैं, उसकी रीजंस क्या हैं? उसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि एक अच्छा लिटरेचर सर्वे जो होता है वो उससे हमें इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स का पता लग जाता है। इंपॉर्टेंट वेरिएबल से क्या मुराद है?
अब देखिए, सपोज कर लेते हैं, सपोज मैं एक फिजिकल एग्जांपल कर लेते हैं, हम यहाँ पर लाइव परफॉर्म करके देख लेते हैं। सपोज करें कि मैं मेरे मेरे एम्प्लॉयज जो हैं उनकी लॉयल्टी कम हो जाती है, एम्प्लॉय लॉयल्टी कम हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पास scholar.google.com ये एक वेबसाइट आ जाती है। ठीक है, ये वाली जो आप एक वेबसाइट देख रहे हैं, दिस इज द वन ऑफ द कंसिडर्ड एज बिगेस्ट रिसर्च ओवर द इंटरनेट, जो आपको इंटरनेट पर जर्नल्स, जो हमने लफ्ज पढ़ा है ना जर्नल्स, जर्नल्स की फॉर्म में जो आपको बेहतरीन रिसर्च मिलती है वो गूगल स्कॉलर से मिलती है। ये गूगल स्कॉलर ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप लिखें लो एम्प्लॉय कमिटमेंट, ये आपने लिखा तो अब आप देखिए जरा कि आपके पास हजारों की तादाद में रिसर्च आ चुकी है। ठीक है, और ये ईयर वाइज आप अरेंज भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एनी टाइम रखा हुआ है। एनी टाइम का मतलब कि किसी भी वक्त की, मुझे किसी भी साल की रिसर्च, जब मैं 2016 से ऑनवर्ड, 2019 से ऑनवर्ड, 2020 से ऑनवर्ड कर दूंगा तो ये मुझे सिर्फ उसी वक्त की दिखाएगा। अब देखिए, सपोज करें कि मैं एक बेकरी का मालिक हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिसर्च ढूंढना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय कमिटमेंट, लो एम्प्लॉय कमिटमेंट, या बैंकिंग का मैं मेरा बैंक है, बैंकिंग में लो एम्प्लॉय कमिटमेंट है, तो मैं ढूंढना चाहता हूं लो एम्प्लॉय कमिटमेंट इन बैंक्स। तो ये देखिए मेरे पास एम्प्लॉय कमिटमेंट से रेलिवेंट बैंकर्स की स्टडीज आ रही हैं, बैंक एम्प्लॉयज, बैंक एम्प्लॉयज, बैंक एम्प्लॉयज, समझ रहे हैं? तो कमिटमेंट से रेलिवेंट जो मेरे से पहले जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे बैंकिंग के हवाले से, उनको जो प्रॉब्लम्स आते रहे हैं वो आप यहां से मिल सकते हैं। और ये वाली जो रिसर्च है, क्या होता है कि हमें इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स पता लग जाते हैं कि ये रीजंस हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, और हमें क्लियर आइडिया मिल जाता है, अपनी प्रॉब्लम से रेलिवेंट क्लियर आइडिया मिल जाता है। इसके बाद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैन बी मेड। अब जो तीसरा स्टेप होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन का या प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, वो हम एक अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप कर सकते हैं। टेस्टिंग एंड रेप्लिकेबिलिटी आसान हो जाती है, और हमें इससे पहले जो साइंटिफिक रिसर्चेज हो चुकी हैं वो हमें पता लग जाती हैं। यानी बहुत सारे फायदे हैं लिटरेचर सर्वे करने के, लिटरेचर रिव्यू करने के, जो कि हमें हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद देते हैं। मैं आपको फिर से याद दहानी करा दूं कि ये हम कर क्या रहे हैं, हम स्टेप नंबर 2 परफॉर्म कर रहे हैं, रिसर्च प्रोसेस का स्टेप नंबर 2 परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन, हमने कीफ को सामने रखना है, फनल को सामने रखना है। हमारी फनल अपर, हमारी प्रॉब्लम अपर वाले पोर्शन पे एग्जिस्ट कर रही थी। अब जब हम प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग कर लेंगे, इंटरव्यू और लिटरेचर सर्वे कर लेंगे, तो हम इस पोजीशन में होंगे कि अब अपनी प्रॉब्लम को और नैरो डाउन कर लें। और जब हम प्रॉब्लम डिफाइन कर देंगे तो फिर हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को और ज्यादा नैरो डाउन कर लेंगे। यानी ये 3 स्टेप्स हमारी प्रॉब्लम को डिफाइन करने में हमें हेल्प आउट करते हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, कि रिव्यू की कौन सी टाइप्स होती हैं, तो कोई 6 के करीब ये रिव्यू की टाइप्स हैं जो कि पेपर में भी अक्सर आपसे पूछी जाती हैं, टाइप्स ऑफ रिव्यूज। पहली टाइप है सेल्फ स्टडी रिव्यू। सेल्फ स्टडी रिव्यू ये होता है कि मैं कोई किताब पढूं, मैं कोई आर्टिकल पढूं, मैं कोई जो है वो कोई मैगजीन पढूं या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढूं और मैं उसके मुतालिक रिव्यू लिख दूं। इसको कहते हैं सेल्फ स्टडी रिव्यू, कि मैंने जो सेल्फ स्टडी की मेरे मुताबिक क्या था, मैं अपना ख्याल बता दूं। वो ख्याल लिखा हुई शक्ल में भी हो सकता है, वो ख्याल गैर लिखी हुई शक्ल में भी हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसी है कि जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो उस्ताद बहुत सारी बातें अपने तजुर्बे और अपने ख्याल की रोशनी में बताता है, तो वो बेसिकली किसके अंदर आती हैं, वो सेल्फ स्टडी रिव्यूज के अंदर आती हैं, कि जो किसी इंसान ने खुद से स्टडी की होती है, उस स्टडी को सामने रखकर कोई वो रिव्यू देता है, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी रिव्यू। इसके बाद होती है कॉन्टेक्स्ट, एक रिव्यू होता है कॉन्टेक्स्ट रिव्यू। कॉन्टेक्स्ट रिव्यू ये होता है कि हम कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं बैकग्राउंड को, यानी किसी प्रॉब्लम का बैकग्राउंड जानने के मुतालिक जो डेटा इकट्ठा करना या चीजें पढ़ना या जर्नल्स या मैगजीन या आर्टिकल्स पढ़ना, वो क्या कहलाता है, कॉन्टेक्स्ट रिव्यू। कॉन्टेक्स्ट रिव्यू के बाद
या एक और किस्म है, बाद नहीं हम कह सकते, एक कॉन्टेक्स्ट रिव्यू होता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है हिस्टोरिकल रिव्यू। नाम से पता लग रहा है कि जब हम किसी प्रॉब्लम की, किसी इशू की या किसी पर्टिकुलर चीज की हिस्ट्री के मुतालिक जानते हैं तो वो हिस्टोरिकल रिव्यू में आता है। फिर चौथे नंबर पे है थ्योरेटिकल रिव्यूज। थ्योरेटिकल रिव्यूज होता है जब हम किसी प्रॉब्लम से रेलिवेंट थ्योरीज को जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन थ्योरीज ने इस तरह के इश्यूज को एड्रेस किया हुआ है या किन किन थ्योरीज ने इस तरह के इश्यूज को मीटअप किया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल रिव्यूज। फिर पांचवें नंबर पे आता है इंटीग्रेटिव रिव्यूज। इंटीग्रेटिव रिव्यूज ये होते हैं कि अब तक, आज के दिन तक इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कितनी स्टडी हो चुकी है उसको इंटीग्रेट करना, उसको इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिव रिव्यू। कि यानी आप जो प्रॉब्लम जिसको डिस्कस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट आज तक जितनी स्टडीज हो चुकी हैं, जितने डेटास प्रॉब्लम्स इकट्ठे, जितनी स्टडीज हो चुकी हैं, आप उन स्टडीज को इकट्ठा करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटिव रिव्यूज। और छठे नंबर पे है मेथडोलॉजिकल रिव्यूज। मेथडोलॉजिकल रिव्यूज ये होते हैं कि रिसर्च के अंदर मेथोडोलॉजी इस्तेमाल होती है, यानी रिसर्च करने का तरीकाकार, रिसर्च कंडक्ट करने का तरीका होता है, उसको मेथोडोलॉजी कहते हैं। तो आप क्या करते हैं, आज तक जितनी भी आपकी प्रॉब्लम से रेलिवेंट तरीके इस्तेमाल किए गए होते हैं रिसर्च को कंडक्ट करने के, मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की गई होती है रिसर्च को कंडक्ट करने की, आप वो मेथोडोलॉजी इकट्ठी करते हैं, उसके मुतालिक पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड मेथोडोलॉजिकल। टॉपिक बनता है दैट इज प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, तवज्जो से, प्रॉब्लम डेफिनेशन हमारे तीसरा स्टेप है प्रॉब्लम डेफिनेशन, यानी तवज्जो, ऑब्जर्वेशन के स्टेप पर हमारी जो प्रॉब्लम थी वो फनल के ऊपर वाले पोर्शन पे पड़ी हुई थी। जब हमने प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग की, इंटरव्यू किए, लिटरेचर सर्वे किया, तो हमारी जो प्रॉब्लम थी अब वो मजीद प्योरीफाई हो चुकी है और अब हमें मजीद समझ आ रही है और अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकें। अब हमारी प्रॉब्लम फनल के मजीद नीचे वाले हिस्से में आ चुकी है और जब हम अब तीसरे नंबर पे हैं, इस काबिल हैं कि अब हम अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन कर दें। जब प्रॉब्लम को डिफाइन कर दें तो वो फनल के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ जाती है, यानी आप अपनी प्रॉब्लम को मजीद जो है वो प्योरीफाई कर लेते हैं। तो ये तीसरा जो हमारा स्टेप बनता है रिसर्च के अंदर, दैट इज टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। इसको प्रॉब्लम डेफिनेशन भी कहते हैं, इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसके दो नाम है, प्रॉब्लम, टू डिफाइन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रॉब्लम डेफिनेशन, ये एक ही बात है। क्या है कि वो जो शुरू में हमने एक रफली सी बात की थी ना कि मुझे लग रहा है कि मेरे सेल्स गिर रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम ब्रॉड प्रॉब्लम थी। ठीक है, मैंने कहा कि यार मेरे सेल्स गिर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रॉड प्रॉब्लम। अब मैं बकायदा तौर पर कहूंगा कि मेरे सेल्स कैसे गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं। याद रखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चन की शक्ल में भी हो सकती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेंटेंस की शक्ल में भी हो सकती है, एक स्टेटमेंट की शक्ल में भी हो सकती है। प्रॉब्लम डेफिनेशन या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चन की शक्ल में भी हो सकती है, और ये वाली एक जैसे एक एग्जैक्ट जो स्ट्रेट लाइन का हमारा सेंटेंस होता है बगैर क्वेश्चन के, उसमें भी हो सकती है। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो कुछ जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन की शक्ल में हो, ये एक स्ट्रेट स्टेटमेंट की शक्ल में भी हो सकती है। क्या ये? आफ्टर द इंटरव्यूज एंड लिटरेचर रिव्यू, द रिसर्चर इज इन अ पोजिशन टू नैरो डाउन द प्रॉब्लम। ये कौन सा नैरो डाउन है जो मैं पहले जो है वो पॉइंट से लेके चल रहा हूं कि फनल का नैरो डाउन है। After the interviews and literature reviews, the researcher is in a position to narrow down the problem from its broad, अपनी ब्रॉड प्रॉब्लम की ब्रॉडर सेंस से लेकर अब वो एक क्लियर पिक्चर पर आ चुका है। It is critical that focus of further research is on, in other words, the problem be ambiguous। यानी जब फनल के वो ऊपर वाले पोर्शन पे था, यानी जब वो ब्रॉड प्रॉब्लम के लेवल पे था, ब्रॉड प्रॉब्लम के लेवल पर उसकी प्रॉब्लम जो थी उसको सही तरह से समझ नहीं आई थी, एम्बिगुअस थी। लेकिन इस स्टेज पर आकर प्रॉब्लम अनएम्बिगुअस हो गई है, प्रॉब्लम क्लियर हो गई है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडेबल हो गई है। यही वजह है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह ना करे कोई मरीज जाता है डॉक्टर के पास, वो कहता है मुझे यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, तो डॉक्टर इज कंफ्यूज्ड।
डॉक्टर कहता है कि नहीं भाई मुझे समझ नहीं आई, तुम जाओ ये फलां फलां टेस्ट करके आओ, टेस्ट करवा के फिर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें कोई दवाई तजवीज करूंगा। ठीक हो गया। तो जब वो तमाम टेस्ट अपने करवा के आता है, अपने जिस्म की पूरी बॉडी की स्कैनिंग करवा के आता है, तो उन रिजल्ट्स में फिर डॉक्टर बेहतर पोजीशन में होता है उसको बताने का कि तुम्हारे कोई लंग्स में मसला है, तुम्हारे हार्ट में मसला है, या तुम्हारी किसी और चीज में मसला है, तो वो फिर क्लियर डिफाइन कर लेता है। तो उसको कहते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन या प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बेसिकली इसमें हम करते क्या हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन, सेकंड पैराग्राफ, लास्ट लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। It is fruitful to define a problem as any situation where a gap exists between actual and the desired state. देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखें प्रॉब्लम होती क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आप एक डिजायर्ड स्टेट पे जाना चाहते हैं, लेकिन आप डिजायर्ड स्टेट पर पहुंच नहीं पा रहे, तो ये प्रॉब्लम है। यानी आप एक चीज को हासिल करना चाहते हैं, आप उसको हासिल नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है। आप एक फलां जगह पर जाना चाहते हैं, आप नहीं जा पा रहे, ये प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो गैप है, बेसिकली हमने रिसर्च के जरिए इस गैप को फिल करना होता है। ठीक है जी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रॉब्लम डेफिनेशन मैंने आपको बताया, ये एक ही चीज है। इट इज डिफाइंड एज, इट इज क्लियर, प्रिसाइज एंड सक्सेंट स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चंस। और इसका मकसद क्या होता है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रॉब्लम को क्लियर किया जाए, उन सिचुएशंस को बताया जाए जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं, या उन एरियाज के मुतालिक क्लैरिटी लाई जाए जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं, या उन सिचुएशंस को सामने लाया जाए। ठीक हो गया जी। और इसके अंदर इसकी एग्जांपल देख लें, ये मैंने आपको बताया कि ये जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकती है, और ये वैसे एक स्ट्रेट जुमले की शक्ल में भी हो सकती है। तो इस चीज से आपने नहीं घबराना, ये दोनों शक्ल में हो सकती है। अच्छा जी, तो ये क्या है, पहली अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, डज बेटर ऑटोमेशन लीड टू ग्रेटर एसेट इन्वेस्टमेंट पर डॉलर आउटपुट, पर डॉलर ऑफ आउटपुट? Does expansion of international operations result in the enhancement of the firm's image and value? यानी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा था कि जी फर्म्स की जो इंटरनेशनल इमेज या वैल्यू थी वो इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, तो फिर एक जो है वो एक रीजन पता लगी, एक थ्रू प्रीलिमिनरी स्टडी, थ्रू प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग, कि अगर एक्सपेंशन कर दी जाए ना तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज है वो बेहतर हो जाएगा। तो फिर अब हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया कि डज, क्या एक्सपेंशन करने से फर्म का इमेज और वैल्यू बेहतर हो जाएगी। अब इसके मुतालिक जो बाकी के 8 स्टेप्स हैं, 11 स्टेप्स हैं ना रिसर्च प्रोसेस के, अब बाकी के 8 स्टेप्स जो है वो इस सवाल की तलाश में हम लगा देंगे, इस स्टेटमेंट की तलाश में लगा देंगे। ठीक है जी।